मैटर के केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पर हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। देन प्योर सब्सटेंसेस या सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस एक्चुअली ऐसा मैटर होता है जिसके अंदर एक टाइप के पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, केन शुगर, ग्लूकोज, इस तरह के कंपाउंड्स, एलिमेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं। और दूसरी टाइप जो होती है वो होती है मिक्सचर, जिसमें दो तरह के या दो से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर डिवाइड करें तो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? जिसमें प्योर सब्सटेंसेस की ऐसी टाइप जिसके अंदर सिर्फ एक तरह के पार्टिकल हैं, एक तरह के एटम्स मौजूद हैं, उसको हम कहेंगे ये एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल। एलिमेंट की टर्म फर्स्ट टाइम रॉबर्ट बॉयल ने यूज़ की थी, और उसने ये कहा था कि इसके अंदर एक ही तरह के एलिमेंट, एक तरह के एटम्स पाए जाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। जबकि कंपाउंड्स जो होते हैं, वो सब्सटेंस की ऐसी टाइप है जिसके अंदर एक से ज़्यादा तरह के एटम्स मौजूद हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड अलग कंपाउंड है, वाटर अलग कंपाउंड है, अमोनिया अलग कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड अलग कंपाउंड है। और इस कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, एटम्स मौजूद होते हैं थ्रू केमिकल कॉम्बिनेशंस। देन मिक्सचर क्या है? मिक्सचर मैटर की अलग टाइप है जिसके अंदर एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशंस को देखते हैं, और गोल्ड ऑर्नामेंट्स को देखते हैं, सी वाटर है, मडी वाटर है, अलॉयज़ हैं हमारे पास। ये तमाम के तमाम क्या है? हमारे पास मिक्सचर है। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होगा जिसके अंदर थ्रू आउट कॉम्पोजिशन जो होती है उनकी यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है, उनको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जिनके अंदर कॉम्पोजिशन डिफ़र करती है, वेरी करती है, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब हर सब्सटेंस की यूनिक करेक्टरिस्टिक होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी बेस पे हम दो तरह से डिवाइड करते हैं इसको, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होंगी जिनके अंदर कॉम्पोजिशन जो होती है या आइडेंटिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती है, जस्ट स्टेट, कलर, ऑर्डर ये चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलर है, ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये। उसके अलावा ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनके अंदर उनके रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, इनके अंदर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, उनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, ठीक है। और मेट्रिक सिस्टम जो था वो डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस करता है। ये एक याद रखने वाली चीज़ है, इसको याद रखें तो ये आपके हक में बेहतर होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैस क्या है, वेट क्या है। मैस एक्चुअली क्या है कि अमाउंट ऑफ मैटर है किसी भी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होती है। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसको हम किलोग्राम्स में, ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में, माइक्रोग्राम्स में वेट कर सकते हैं। वेट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। ये वेरिएबल क्वांटिटी है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी वहाँ पर वेट ज़्यादा होगा, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी वहाँ पर वेट कम होगा। फॉर एग्जांपल अप टू द माउंटेन्स आप जाते हैं तो वेट कम होता है, जबकि सी लेवल पर वेट ज़्यादा होता है। प्लेस के साथ चेंज करते हैं। ऐसा यूनिट न्यूटन्स में कंसीडर करते हैं वेट के लिए। वॉल्यूम जो है कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय बॉडी है, इसका ऐसा यूनिट मीटर, क्यूबिक मीटर होता है। उसके अलावा उसके कन्वर्जन्स दिए हुए हैं कि 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो 10⁻⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ml के इक्वल होता है। दैन डेंसिटी है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी को कहते हैं। टेम्परेचर है, कोई बॉडी कितनी गर्म है, कितनी कूल है, उसको जो मेजरमेंट करने के लिए जो डिग्रीज को हम कंसीडर करते हैं उसको हम कहते हैं ये टेम्परेचर है। ये तीन तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में ये शो किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में या केल्विन में। केल्विन जो है ऐसा यूनिट है टेम्परेचर के लिए। ये टेम्परेचर्स इंटर रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ़ारेनहाइट में हमने टेम्परेचर मेजर करना है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो 9/5 से मल्टीप्लाई करके 32 ऐड कर देते हैं, हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाता है। इसी तरह केल्विन में कन्वर्ट करना हो सेल्सियस को तो 273.16 ऐड कर देते हैं, हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या है?
कोई वैल्यू अपने आप को कितना रिपीट कर रही है, वो कितनी दफ़ा सेम आ रही है हमारे पास, उसको प्रिसिशन कहते हैं। और अगर उसी प्रिसिशन को हम लेते हैं परसेंटेज वैल्यू के अंदर, तो हम कहते हैं कि एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट, उसको कंपैरिजन को हम कहते हैं ये एक्यूरेसी है। देन सिग्निफिकेंट फिगर्स टॉपिक। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं कि किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी मेजरमेंट के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी पाई जाती है, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़ को, तो उनको हम इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेस पर इंडिकेट करते हैं, मेंशन करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी, इसके अंदर कितने सर्टेन हैं और पॉइंट्स के बाद कितने अनसर्टेन डिजिट्स हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं हमारे पास। उस सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं एक्चुअली। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फॉर एग्जांपल 285 सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पर 3 हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एंड देयर आर 3 अगर हम बात करते हैं 0.25 ml, तो इसके अंदर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर अब हम बात करते हैं कि ज़ीरो पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, ज़ीरो की भी वैल्यूज़ होती हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रहा है, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहा है। अगर तो पॉइंट्स में वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शंस में वैल्यू नहीं है और नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहा है, तो जितने भी ज़ीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में होंगे आपके पास। उसके अलावा अगर जो पॉइंट से पहले आ रहे हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि पॉइंट से पहले आप या नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर नहीं करते हैं। देन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंडर आते हैं हमारे पास 7 यूनिट्स हैं, 7 लेंथ्स हैं हमारे पास, क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ है, मैस है, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है। ये हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, 7 ऐसे यूनिट्स हैं। उनके लेंथ के लिए मीटर है, मैस के लिए केजी है, किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड्स है, टेम्परेचर के लिए केल्विन है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के लिए मोल है, इलेक्ट्रिकल करंट के लिए एम्पेयर है एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। सिंबल्स आगे शो किए गए हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है, इसको हम ऐसा यूनिट भी कहते हैं। 11 जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स में ये डिस्कस किए गए थे। और यहाँ पर 7 बेस यूनिट्स होते हैं, फिर आगे जितने भी यूनिट्स बनते हैं वो इनको डेराइव्ड करके बनते हैं, इनकी डेरिवेशंस होती हैं। उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जो होते हैं ये शो करते हैं कि कोई कंपाउंड किस तरह से बन रहा है, कोई एलिमेंट्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या रेशोज़ होंगी, किस तरह से होंगे। बेसिक कुछ लॉज डिस्कस कर रहे हैं, उनमें लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास। ये लॉ एंटोनी लेवॉइजर ने डिस्कस किया था और उसने कहा था कि मैटर ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से नेक्स्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, जबकि टोटल सेम रहता है। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मैस इसीलिए कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती हैं तो वाटर बन जाता है हमारे पास, लेकिन उनके अंदर जितने मोल हाइड्रोजन के थे वो उतने ही रहेंगे और जितने मोल ऑक्सीजन के थे उतने ही रहेंगे। यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल वाटर के बनते हैं। तो आप देख लें वाटर के जो 2 मोल हैं उनके अंदर 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का ही है। ना तो इसमें कोई मैस एडअप हुआ है और ना ही इसमें से कोई मैस सब्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि इसका अगर हम टोटल देखते हैं तो वो सेम रहेगा। इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन की बात करते हैं, कार्बन बर्न होती है, कोल बर्न होता है या पेपर बर्निंग होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जो जितने मोल कार्बन के थे, जितने मोल ऑक्सीजन के थे, फॉर एग्जांपल 1 मोल कार्बन का लेते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट था, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसके अंदर आपके पास कार्बन का भी एक ही मोल है, ऑक्सीजन का भी एक ही मोल है। तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो सेम रहेंगे नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट एलिमेंट के अगर हम देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन की, राइट हैंड साइड रिएक्शन की, जब हम इनको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सेम रहते हैं। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
ये लॉ प्रपोज किया था जोसेफ प्राउस्ट ने। उसने क्या कहा था कि जब भी कोई कंपाउंड देखा जाता है तो उसके अंदर एलिमेंट्स बाय वेट की सेम प्रोपोर्शन होती है। इसका मतलब ये कहना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स रिएक्ट करके रहे हैं, जो एलिमेंट्स कंबाइन हुए पड़े हैं, उनके अंदर फिक्स्ड रेशो बाय मास पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, हमने अभी एग्जांपल पढ़ी है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की या वाटर फॉर्मेशन की। तो हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेशन के थ्रू भी आती है, बर्निंग ऑफ फ्यूल के थ्रू भी आती है, कार्बोनेट्स के रिएक्शंस के थ्रू भी आती है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी आती है। लेकिन होता क्या है कि उनके अंदर मौजूद रेशो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो फिक्स है, वो किसी भी मेथड से आ रही है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसके अंदर जो कार्बन की रेशो है, जो ऑक्सीजन की रेशो है, वो ऑलवेज फिक्स रहेगी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डॉल्टन ने पेश किया था। उसने कहा था अगर दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन बर्न होती है तो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाती है। इसी तरह से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करती हैं तो वाटर भी बनता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनता है। तो होता क्या है कि डिफरेंट मास जो एक एलिमेंट के कंबाइन कर रहे हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, उनके अंदर स्मॉल होल नंबर रेशो पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एग्जांपल दी हुई है कि हाइड्रोजन का जो थे वो 2 ग्राम मिल रहे थे ऑक्सीजन के 16 ग्राम से, और वाटर में 18 ग्राम बन रहा था। इस तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में 2 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन, 34 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना रही है। अगर रेशो देखी जाए हाइड्रोजन हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन की रेशो उसमें 1:2 हो गई है। गे-लोज़ेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये देखा जाए अगर, तो ये सिंपली हमारे पास ये बताता है कि जब गैसेस कंबाइन करेंगी, जब गैसेस रिएक्ट करेंगी, तो उनके जो वॉल्यूम हैं उनके अंदर स्मॉल होल नंबर रेशो पाई जाती है। अगर हम उनको एसटीपी पे कंसीडर करते हैं या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन कंबाइन करती है वाटर के साथ, वेपर्स के साथ, ऑक्सीजन वाटर वेपर्स बनते हैं जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रही हैं। अगर हम 100 ml हाइड्रोजन ले रहे हैं, 50 ml ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो 100 ml वाटर वेपर्स मिल रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है वो सिंपली 2:1 पाई जाती है। तो ये रेशोज़ की बात कर रहे हैं, ये कांस्टेंट रेशो, फिक्स्ड रेशोज़ की बात कही जा रही है यहाँ पर इन केस ऑफ गैसेस। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एमेडियो एवोगैड्रो ने ये लॉ प्रपोज किया था। उसने कहा था अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस लेते हैं, सेम टेम्परेचर पे, सेम प्रेशर पे, तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब अगर हम 10 लीटर ले रहे हैं अमोनिया का, 10 लीटर ले रहे हैं नाइट्रोजन, 10 लीटर ले रहे हैं हाइड्रोजन, 10 लीटर ले रहे हैं ऑक्सीजन, 10 लीटर ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन लेने के लिए टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, और या फिर सेम या कांस्टेंट कह लें कि कांस्टेंट है, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे, उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी सेम होने चाहिए। इसकी वजह क्या होती है? एक्चुअली देखा जाए तो अमोनिया का जो है 17 है मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन के लिए 28 है, ऑक्सीजन के लिए 32 है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 है। मॉलिक्यूलर वेट तो डिफरेंट है, बट इनके लिए अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं। एटॉमिक मास क्या है? एक्चुअली एटॉमिक मास कहते हैं कि कोई एलिमेंट जो है वो कार्बन एटम के मुकाबले में कितना हल्का है, कितना भारी है। कार्बन का हम 1/12 लेते हैं, कार्बन 12 एटम का 1/12 मास लेते हैं, तो उससे कंपैरिजन हम उसका करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम हाइड्रोजन का करते हैं तो 1.008 आता है AMU। तो एवरेज एटॉमिक मास है, तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स का हम एवरेज लेते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है। उसके लिए हम उसके आइसोटोप का जो एटॉमिक मास है उसको उसकी रेशो से, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनका एवरेज निकालते हैं।
मॉलिक्यूलर मास क्या है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर तमाम जितने भी एटम्स हैं, जितने भी उनके एटॉमिक वेट्स को एडअप करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट बनता है। इसी तरह से अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है और उसके अंदर कोई डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो हम फार्मूला मास लेते हैं, यानी कि आयोनिक मास, जो कि एक्चुअली एटॉमिक मास ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से एज अ होल इतना कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है आयंस के मास पर। तो लेकिन आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो हम मैस को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फार्मूला मैस। इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ पर एटम्स हैं, तो वहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉलिक्यूलर मैस। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मैस अगर हमने फाइंड आउट करना है तो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, सल्फ़र का एक एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो इसका मतलब है कि 2 ज़रब 1 हाइड्रोजन के आ जाएंगे हमारे पास। सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा हमारे पास 98 होगा। इसी तरह से NaCl का फार्मूला मैस फाइंड आउट करने के लिए ना ये सोडियम जो है इसका 23 होता है एटॉमिक मैस, आयोनिक मैस, जबकि क्लोरीन का 35.5 होता है आयोनिक मैस, एटॉमिक मैस। इनको एडअप करने से हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड के लिए फार्मूला मैस बनेगा, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है तो इसके लिए हम फार्मूला मैस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे पास बनता है 58.5 AMU। इसी तरह से डिफरेंट जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स आएंगे, पोटाशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड है, तो ये जितने भी हमारे पास चलते जाते हैं, सीशियम क्लोराइड है, फ्लोराइड है, हेलाइड्स जितने भी हैं, या आयनिक कंपाउंड सिंपली हम बात करते हैं, जहाँ पर आयनिक कंपाउंड आएगा तो वहाँ पर मैस के लिए टर्म फार्मूला मैस की होगी, जबकि मॉलिक्यूल्स जहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास, वहाँ पर जो हम टर्म यूज़ करेंगे दैट विल बी मॉलिक्यूलर मैस। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारे पास मौजूद है टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। मोल एक्चुअली होता क्या है? मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains 6.02 multiplied 10 raised to power 23 number of particles। तो इन पार्टिकल्स के अंदर हम एटम्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। अगर तो एलिमेंट है तो हम एटम्स कंसीडर करेंगे, अगर कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो हम इसको इसके अंदर फार्मूला यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उसको हम कहेंगे दैट इज़ 1 मोल। इस नंबर को हम मोल कहते हैं, एवोगेड्रो नंबर कहते हैं, और ये जो क्वांटिटी होगी इसको हम 1 मोल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 1 मोल हाइड्रोजन एटम जो है ये 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 एटम्स रखता है। अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो उनके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम एक मोल जो है वो 22.414 लीटर ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मोलर मैस, एक मोल के अंदर कितना मैस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको मोलर वॉल्यूम कहेंगे उसके। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एटम्स या एलिमेंट्स रिएक्ट करते हुए किस तरह से उनको डिनोट करना है, उनके सिंबल्स किस तरह से लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड पे उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में उनको रिएक्टेंट कहते हैं, जो फॉर्मेशन हो रही है जिनकी उनको प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल इक्वेशन जो है ये हमें फिज़िकल स्टेट ऑफ इसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखनी चाहिए ब्रैकेट्स के अंदर। ये हमें बताती है कि उनके फिज़िकल स्टेट क्या है, उनके मैसेस के बारे में कोई ना कोई आइडिया देती है, उनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मोल्स के बारे में कोई ना कोई आइडिया देती है, वॉल्यूम क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या होगा एसटीपी पर, उनके बारे में कोई ना कोई आइडिया देती है। तो केमिकल इक्वेशन लिखी जाए तो उससे हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिलता है। एक्चुअली सिंपली अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन को डिनोट किस तरह से करें सिंबल्स के बेस पे, फार्मूलाज के बेस पे, उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक then comment and like, subscribe the channel. You can ask any question. Thank you for watching.